अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रज़ा खरल और आप देख रहे हैं अहमद रज़ा ख़ान यूट्यूब चैनल। नाजरीन, फ़िलिस्तीन में कुछ दिनों से अमन है और ये बिल्कुल ऐसा ही अमन है कि राख के नीचे चिंगारियां हैं और जो किसी भी वक्त फूट सकती हैं और फिर से ये आग रोशन हो सकती है और जला सकती है बहुत सारे मासूम बच्चों को, औरतों को, बूढ़ों को, जवानों को, और दुनिया में बदअमनी की एक मिसाल बन सकती है। माजी में भी हम देखते चले आ रहे हैं कि फ़िलिस्तीन का मामला कभी हल नहीं हुआ। जब ये हल ही नहीं हुआ तो फिर ये आर्जी जंग बंदी क्या मानी रखती है। किसी एक तरफ से भी थोड़ी सी गलती बहुत ज़्यादा नुकसान का बायस बन जाती है और फिर निहत्थे लोग ज़्यादा मरते हैं, ख़ास तौर पर फ़िलिस्तीनी, क्योंकि फ़िलिस्तीनियों के पास कोई हथियार नहीं, कोई सपोर्ट नहीं और दुनिया भर में सिवाय हमदर्दी के उनके पास कुछ नहीं। लिहाजा ताकतवर अक़वाम जब मुखालिफ कौम की मदद करती हैं तो फिर यकीनन फ़िलिस्तीनियों को नुकसान उठाना पड़ता है और यह नुकसान इतना ज़्यादा होता है कि इसमें कई नस्लें लग जाती हैं, कई नस्लें गर्क हो जाती हैं, तबाह हो जाती हैं। आजकल भी मामला कुछ इस तरह से है। अमेरिका के कहने पर या कुछ और तरक्की याफ्ता अक़वाम के कहने पर फ़िलिस्तीन के अंदर सीज़ फायर का ऐलान हुआ और उसके नतीजे में और उसकी रोशनी में इसराइल ने अपने तैयारों के ज़रिए बम्बार्डमेंट रोक दी, मिसाइल दागने बंद कर दिए और हमास ने भी कुछ ऐसा ही किया। लेकिन क्या ये मुस्तकिल है? क्या ये कहा जा सकता है कि फ़िलिस्तीन में अमन कायम हो गया? और अगर अमन कायम नहीं हुआ तो इसमें ज़िम्मेदारान कौन कौन हैं? मेरे नज़दीक वो सब के सब ज़िम्मेदारान हैं जो इसराइल के वजूद के अंदर आने की वजह बने। यानी ये इलिजिटिमेट सिस्टम जब वजूद में आया तो यकीनन इसके कई कारण भी थे, मुहर्रकात भी थे और वो सब के सब ज़िम्मेदार हैं। जितना ही भी आंखें बंद कर लें, जितनी भी इंसानियत फरामोशी कर लें, यकीनन तारीख़ उन्हें नहीं भुलाएगी। जब भी ये बात होगी कि इसराइल के अंदर, फ़िलिस्तीन के अंदर कश्त खून हो रहा है तो उसमें यह कहा जाएगा कि वो अक़वाम जिन्होंने फ़ोर्स करके यहाँ पर रियासत कायम की वो ज़िम्मेदार हैं। अब इसराइल का भी कुछ फ़र्ज़ है कि वो भी ज़िम्मेदारी निभाते हुए कम अज़ कम उन मुआहदों की पासदारी तो ज़रूर कर ले जिन मुआहदों के ऊपर वो ख़ुद सिग्नेटोरी है और अपनी रज़ामंदी से उसने सिग्नेचर कर रखे हैं। और उसमें उन्होंने ये जो बहुत सारी आबादी फ़िलिस्तीन की है, मगरबी किनारे की तरफ या दीगर इलाक़ों में, ईस्टर्न यरूशलेम में, उसका इनखला रोक देना चाहिए। और इस एक कदम से बहुत सारे वो मसाइल हल हो सकते हैं। ख़ुद इसराइल के अंदर जो रिजेंटमेंट चल रही इसराइल की हुकूमत के ख़िलाफ़, लीडरशिप के ख़िलाफ़, उसको भी इसराइल को कान धरना होगा। इतना तरक्की याफ्ता मुल्क इंसानी हुकूक से इतना नाआशना या इतना इग्नोर कर सकता है इंसानी हुकूक को, ये भी इसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। तो ये सब कुछ देखना होगा। इसी तरह हम आते हैं भारत की जानिब। भारत भी अपने आप को एक बहुत बड़ी जमहूरियत का दावेदार, चैम्पियन और पता नहीं क्या कुछ कहता है, लेकिन दूसरी तरफ वहाँ एक बहुत बड़े इलाके यानी कश्मीर के अंदर इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है, इस्तेहसाल हो रहा है कश्मीरियों का, उनके हुकूक का, उनके जायज़ मुतालबात का। ये सब कुछ देखना होगा और पाकिस्तान को भी बहुत सारे मामलात में देखना होगा कि कश्मीरियों की ज़िंदगियां कैसे बचानी है और इस सिलसिले में क्या किरदार अदा करना है। अगर हम सिर्फ ये कहते रहेंगे कश्मीर बनेगा पाकिस्तान तो यकीनन बहुत सारे मसाइल पैदा होंगे। हमें पहले कश्मीरियों को बचाना होगा और फिर कश्मीरियों की मर्ज़ी जानना होगी कि कश्मीरी किस तरफ जाना चाहते हैं। ये तो जमहूरियत की बात है। ये जो न्यूट्रल लोग हैं ये इस तरह की बातें कर रहे हैं। अब आगे क्या होता है ये तो अल्लाह बेहतर जानता है। इस तरह दीगर ममालिक के अंदर, अफ्रीका के अंदर जो लड़ाइयाँ लड़ी जा रही हैं उनमें भी हमें यही नज़र आता है कि तरक्की याफ्ता अक़वाम अपना असला बेचने के लिए, अपनी वेलफेयर की चीज़ें बेचने के लिए ये जंगें पैदा करते हैं और फिर इस कदर पैदा करते हैं कि इसमें इंसानियत ईंधन बन जाती है। इन सब को रोकना होगा। अगर हम रोक नहीं पाते तो यकीनन इनकी गर्मी और हरारत और इनकी
تپش، اس آگ کی تپش یقیناً مغربی دنیا تک بھی پہنچے گی، ان ترقی یافتہ ممالک تک بھی پہنچے گی جو اب ان لوگوں کا خون ہوتے دیکھ رہے ہیں یا خون کی ہولی کھیلنے میں مدد کر رہے ہیں۔ یہ ایندھن جو بن رہے ہیں لوگ، یہ ایندھن عام نہیں ہے، یہ رائیگاں نہیں ہے جائے گا، یہ انسانوں کا خون ہے اور یہ واپس آئے گا اپنی قیمت وصول کرنے کے لیے۔ والسلام۔